हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा ये सेशन होगा बिहार एसआई सीरीज। बिहार एसआई सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर सवालों को। मैंने बताया था आप लोगों को कि लगभग 10 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम लोग बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर सवालों को देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उसके बाद जो भी हमारा लेक्चर्स आएगा उसमें बिहार एसआई से संबंधित एक्सपेक्टेड सवाल, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और बहुत ही क्रिस्पी आपको, मतलब मैं जो लेक्चर्स लाऊंगा उसमें बहुत ही आपके कह सकते हैं शॉर्ट आपको फैक्ट्स मिलेंगे, जिससे कि ज़्यादा आपको डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ना होगा। लेकिन अभी जो 10 लेक्चर चलेगा बिहार एसआई प्रीवियस, उसमें हम लोग बहुत डीपली जाएंगे, हर एक सवाल को पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे कि आपका बहुत बेहतर हो सकता है। आपका जो भी सॉल्यूशन होगा बहुत बेहतर हो सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर्स को। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छा तरीके से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो ये मान लीजिए कि जितना भी 60-70 सवाल मैं कराऊंगा एक दिन में, आप समझिए कि आप 60-70 सवाल नहीं कर रहे, समझिए कि आप कम से कम एटलीस्ट 200-250 सवालों का आप लोग यहाँ पे उत्तर जान पाएंगे। पहला सवाल क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट। कह रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उस सर्किट में, उस परिपथ में आपका करंट क्या होगा, धारा क्या होगा। तो आप बताइए, शॉर्ट सर्किट मतलब दो वायर आपस में भिड़ जाएंगे, और दो वायर आपस में भिड़ जाएंगे इट मीन्स ये हुआ कि जैसे आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, है ना, ओम्स लॉ पढ़ते होंगे तो V = IR होता है ना। तो I = क्या हो जाता है, R = अगर देखें तो V/I हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा, जो करंट को रोकता है फ्लो होने से, जो प्रतिरोध है, वो कहीं ना कहीं V/I के रूप में होता है। और जब आप देख सकते हो कि शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज डिफरेंस दोनों के बीच में होगा ही नहीं, वोल्टेज डिफरेंस दोनों के बीच में होगा ही नहीं, और वोल्टेज डिफरेंस जीरो के बराबर हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो आप देख लीजिए रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं इनफिनाइट पहुंच जाएगा। पूरा तरीके से रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा माना रेजिस्टेंस इनफिनाइट तक चला जाएगा। मन कहने का मतलब हुआ जो इसके अंदर जो करंट प्रभावित होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में करंट प्रभावित होगा, मतलब इंक्रीज हैवली। धारा जो उसके अंदर जो करंट होगा, जो सर्किट में जो करंट होगा उसमें भारी वृद्धि होती है, तभी तो जला देता है ना। तो भारी वृद्धि शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, भारी वृद्धि होगा। तो ये आपका क्लियर। हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ओके नेक्स्ट सवाल है ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड। अब देखिए, जो ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे है। अब देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे आप यहाँ से कवर कर लेंगे। मतलब अगर आप वीडियो देख लेते हो तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जितने भी चीज़ होंगे आप कवर कर पाइए। कैसे, अब मैं आपको बता दूं कि पहला बात ये आपका ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते ऑस्ट्रेलिया कितने भागों में बटा है ना। ऑस्ट्रेलिया कितने भागों में बटा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पूछा, गृहत प्रवाल भित्ति पूछा, जो 1900 किलोमीटर लंबा है, और इस तट पे आप देख सकते हैं। देखिए ये है ग्रेट बैरियर रीफ है, 1900 किलोमीटर्स का ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो पहला बात तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है, ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में है बताइए। ऑस्ट्रेलिया किस तट पे है बताइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तट पे है। तो पहला बात तो ये हमारा सही हो गया ईस्ट। चलो इजिली रूप से, ये ज़्यादा टफ नहीं था ये सवाल। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये सारे प्रांत है, प्रोविंस है, जैसे कि आप देखिए क्वींसलैंड है ना, क्वींसलैंड ओके, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है ना, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, जहाँ देखिए सारे जितने भी ऑस्ट्रेलिया में पिचेज हैं, क्रिकेट पिच आप देखने को मिलेगा। न्यू साउथ वेल्स है, इसकी राजधानी आप देख सकते हैं कि ये देखिए कैनबरा जो क्या है पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। लेकिन न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ पे है, तो आपका देखिए सिडनी में है ना। विक्टोरिया की राजधानी कहाँ, मेलबर्न में है ओके। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में। ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है ये पूरा डेजर्ट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, मरुस्थल देखने को मिलेंगे है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नॉर्दर्न टेरिटरी है जो उसका राजधानी डार्विन है। चलिए तो ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कैपिटल है तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अब हमें जो चीज़ समझना है कि ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या क्या चीज़ें याद करना है, वो ध्यान रखिए। पहला बात, ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखिए आगे हम देखेंगे फिजिकल मैप, तो वहाँ पे हम बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे, कहाँ गया मैप, हाँ ये हमारा है फिजिकल मैप ऑस्ट्रेलिया का। देखिए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के देखिए पूरा समानांतर में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये पर्वतमाला है, जैसे कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं रॉकीज पर्वतमाला यूएसए में पढ़ते हैं, इंडीज पढ़ते हैं, हम अपना साउथ अमेरिका में पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से ये जो आप देख सकते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है। और इसी के पैरेलल में आपको यहाँ पर
आपको देखने को मिलता है बृहद प्रवाल भित्ति। क्लियर है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, आपको याद रखना है। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक पर्वतमाला है, सॉरी पर्वत है, पीक है माउंट कोसिस्को, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका ऊंचाई 2228 मीटर है, माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को याद रखना है, ओके, याद रखना है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के आप देख सकते हैं, इधर तो इंडियन ओशन हो गया, नीचे में आपका पूरा ये देखते हैं पैसिफिक ये सब है आपका। चलिए अब देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे किम्बरले का पठार, पूछते किम्बरले का पठार कहाँ है, तो क्या बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। इस नाम ध्यान में रखना है, ओके, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए तनामी डिजर्ट है ना, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन डिजर्ट, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये आप देखते हैं डिजर्ट, ये सारे गिब्सन हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, तनामी हो गया, है ना, सिम्पसन डिजर्ट हो गया, ये सारे डिजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सारे डिजर्ट्स का नाम अगर पूछे तो याद रखना, ठीक है। गिब्सन है, विक्टोरिया है, तनामी है कि ओके, ये सब आपको सिम्पसन डिजर्ट है, ये सब याद रखना है। क्लियर है। अब देखिए ऊपर में आपको दिखेगा बॉस जल संधि, अब मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, नीचे सॉरी ऊपर नहीं, सॉरी एक सेकेंड, नीचे में, ठीक है, नीचे में आपको कौन सा जल संधि दिखेगा, बॉस जल संधि दिखेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। अच्छा बॉस करेंगे टॉस, तो बॉस नीचे है, टॉस करेंगे, टॉस ऊपर जाएगा, तो ऊपर में आपको जल संधि मिलेगा टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, बॉस करेंगे टॉस, टॉस ऊपर में होगा, तो ऊपर में टॉरस जल संधि, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, और नीचे में आपका तस्मानिया और इधर विक्टोरिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये सब सारी चीज आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करेंगे तो मर्रे और डार्लिंग नदियां, ये ऑस्ट्रेलिया का जीवन रेखा कहलाती है। मर्रे और डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया की जीवन रेखा कहलाती है, समझ रहे बात को। अब यहाँ पे आयरे झील है, ऑस्ट्रेलिया में एक आयरे झील है, ओके, तो उस आयरे झील की अगर हम बात करें, इस मैप में अगर आपको मैं दिखा दूं, ओके, हाँ देखिए ये आयरे झील है, टॉरेंट झील है, गार्डनर झील है। तो आयरे झील के नीचे वाला जो घास का मैदान है ना, आयरे झील के नीचे वाला जो घास का मैदान है, उस घास के मैदान को हम लोग मतलब कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा कि डॉन्स घास का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं, डॉन्स, मतलब आप बात मानिए कि पूरा ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम एरिया में आपको डॉन्स घास के मैदान मिलेंगे। मैं लिख देता हूं, डॉन्स घास के मैदान कहां मिलेंगे, ओके, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, डॉन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ठीक है। कैंटरबरी पूछता तो न्यूजीलैंड हम लोग उत्तर देंगे, न्यूजीलैंड इधर ही आपको देखने को मिलेगा, कैंटरबरी यहाँ पे घास का मैदान मिलेगा, ओके। तो सबसे निचला स्थल भी आपका लेक आयरे हो जाएगा, और माउंट कोसिस को हम लोगों ने देख ही लिया, ओके। यहाँ की जो उपजाऊ भूमि उसको रेवरीना बोलते हैं, यहाँ की उपजाऊ भूमि को रेवरीना बोलते हैं, ओके। यहाँ पे दो जगह है, कूलगार्डी और कालगुर्गी, कूलगार्डी और कालगुर्गी, ये दो जगह ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओके। यहाँ पे देखिए कालगुर्ली है और यहीं पे जस्ट में कूलगार्डी है, कूलगार्डी एंड कालगुर्ली दो जो हैं वो सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना का खान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया। तो पूछ सकता है कूलगार्डी खान कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। जोहान्सबर्ग कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। तो उस तरह सवाल पूछेगा तो आप लोग उत्तर दे पाइएगा। तो ऑस्ट्रेलिया संबंधी जितने भी फैक्ट है मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, मतलब मैक्सिमम फैक्ट मैंने कवर कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे हमारा जो सवाल है वो है कि किस, अब देखिए मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि जो चार्टर अधिनियम है, जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहला दिया, मतलब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, मतलब पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था और पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये एक्ट था 1833 का, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रथम भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया। देखिए अब चीजों को समझिएगा, जितने भी एक्ट है मैं सब बता दूंगा बहुत शॉर्ट तरीके से। देखिए 1773 पहला कोई एक्ट जो आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में, वो आया आपका कौन सा एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है कि बंगाल के पास ज्यादा पावर देता है, मतलब कहने का मतलब शक्ति को केंद्रीकरण की शुरुआत करता है। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के जो कहने का मतलब है ना, उसको बंगाल के अधीन ले आता है और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के लिए एजुकेटिव काउंसिल 4 सदस्य वाला। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में सर एलिजा हिम पे पहले इनके मतलब न्यायाधीश बने।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब जो व्यापारिक मामलों को देखेगा। हाँ ठीक है, 1773 के बाद हम लोग जो एक्ट देखेंगे 1784 के एक्ट में क्या है, द्वैध शासन की शुरुआत कंपनी के अंदर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, सीओडी जो व्यापारिक मामलों को देख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों को देख रहा है, के लिए 1784 के एक्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। फिर उसके बाद 1813 के एक्ट में मैं बताया कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। हाँ, चाय और चीन वाला जो था ना, चाय और चीन के साथ जो व्यापार कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रखा कि नहीं तुम ही करो, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगी, बट आपका व्यापारिक अधिकार समाप्त होगा, पूर्ण तरीके से नहीं लेकिन समाप्त हो गया। ओके, ईसाई मिशनरी बोला शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे। 1833 का जो एक्ट आएगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार खत्म कर देगा। केंद्रीकरण चरण सीमा पे है, देखिए क्योंकि देखिए भाई बंगाल में जो बैठा भाई पूरे इंडिया में देख रहा है, तो कहीं केंद्रीकरण की शुरुआत, सत्ता एक हाथ में हो गया, गवर्नर को बहुत ज्यादा शक्ति में। अब एक ध्यान रखिएगा कि मद्रास और बम्बे के गवर्नर की विधायी शक्तियां, देखिए मद्रास में भी गवर्नर बैठे हैं, बॉम्बे में गवर्नर बैठे हैं, उनको बोला गया कि तुम बस गवर्नर हो, यू हैव नो राइट टू, क्या वो बोल सकते हैं कि आपके पास विधायी शक्ति नहीं है, मतलब आप कानून नहीं, लेजिस्लेचर पावर नहीं, आपके पास शक्ति नहीं, आप कानून नहीं बना सकते हैं, बाकी सब कुछ अब गवर्नर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही फिर शक्ति वापस करेगा, बाद में बताऊंगा आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से आप देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई तरह से व्यापारिक काम नहीं कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है, और विधि आयोग बनाया गया जो मैकाले को आपका इसका अध्यक्ष चुना गया। तो ये सारे एक्ट आपको क्लियर हो गए, है ना। सवाल ऐसे करो कि सब कुछ क्लियर। देखिए ये कह रहा है कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कौन सही है, हाँ कौन सही है, कोरबा आपको सबको पता छत्तीसगढ़ में है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ओके, रामागुंडम तमिलनाडु में है कि तेलंगाना में है, बताइए। तेलंगाना में है रामागुंडम, अभी हाल में चर्चा में रहा यहाँ पे सोलर पावर प्लांट के लिए, तेलंगाना में है। तलचेर कहाँ पे है, तो तलचेर आप देखिए तो उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में है, सॉरी ये उड़ीसा में है, वो छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा है। कवास गुजरात में, ठीक है, कवास क्या है तो गुजरात में है, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। काकरापार, अब देखिए तो ये कवास कहाँ है, गुजरात में, क्लियर है, कवास कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ताप विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही से सुमेलित कौन हो जाएगा, कवास होगा, बाकी सब गलत है, मैंने सब लिख दिया। अब देखिए जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो ध्यान देंगे, नरोरा उत्तर प्रदेश है ना, ओके, पोखरन आपको पता, सबको पता है। काकरापार अभी मैंने बताया गुजरात में, ये आपका न्यूक्लियर पावर एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है। तारापुर सबसे पहला, कायगा, कल्पकम, कुंडकलम, ठीक है, कल्पकम, कुंडकुलम, ये सब आपके तमिलनाडु में है, कायगा आपका कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, और पोखरन आपका राजस्थान में, नरोरा यूपी में। ये आपके क्या है, ये आपके हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट। अब ये जो देखिए इधर जो आप देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियर थर्मल सब दिया है ना, तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, बाकी तो सब नाम याद ही रहता कि ये वाला जगह यहाँ पे, ये वाला जगह यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा इस चीज़ है नहीं कि नहीं याद होगा। देखिए बिहार में बरौनी है ना, थर्मल पावर प्लांट बिहार में बरौनी है, और मैं आपको बता रिहंत यूपी में, रिहंत डैम पे है, यूपी में है। ओके चलिए ठीक है। हाँ ये नेवेली पूछा, ये आपका नेवेली जो है आपका तमिलनाडु में है, नेवेली पूछा है एग्जाम में बहुत बार, और नेवेली जो है आपका एक तरह से पैलेलिथिक साइट भी आता है ना, पाषाण काल का, तो ये ध्यान रखिए नेवेली है जो तमिलनाडु में है, ये महत्वपूर्ण है। कायगा तो ये बता दिया मैंने, चलिए ये ध्यान रखिएगा। ओके, वो ये सब तो आपका काकरापार ये सब आपका गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ना कि चीफ मिनिस्टर बना देंगे किसी भी मेंबर्स को, वो भले विधायक हो, एमएलए हो या ना हो, उसको चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं आपके गवर्नर, है ना। देखिए एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए गवर्नर के पास क्या होता है, जब देखिए बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो दोनों, मतलब कहने का मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर पाते किसको बनाना है मुख्यमंत्री, तो उस समय अपने विशेषाधिकार अपने इस्तेमाल करके जो आपका गवर्नर है वो किसी को भी सीएम नियुक्त कर सकता है। हाँ आप सीएम नियुक्त कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन विद इन 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं से आपको चाहे मनोनीत हो जाइए या सदस्य बनना है, विधान परिषद के बन जाइए, विधानसभा के बन जाइए, आपको सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है, राज्य विधानमंडल का एनी हाउस 6 मंथ के अंदर, अदरवाइज फिर आपको मुख्यमंत्री समाप्त हो जाएगा। इस सेम कैसे पीएम में भी, अगर आप पीएम बन जाते हैं, अगर आपको प्रेसिडेंट पीएम बना दिया तो आपको विद इन 6 मंथ आपको किसी न किसी, चाहे राज्यसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इन दोनों का कहीं ना कहीं आपको
सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे मनोनीत होकर कहिए, आपको कोई मनोनीत कर देगा राज्यसभा में, या तो आप चुनाव करके आइए, लेकिन आप 6 मंथ तक के पीएम रह सकते हैं, 6 मंथ तक के सीएम रह सकते हैं ना। अब देखिए जब हम लोग सीएम की बात करेंगे तो आर्टिकल 163 जानते हैं क्या है, बताइए। देखिए आर्टिकल 163 बोलता है देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो गवर्नर को एडवाइस देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो गवर्नर को एडवाइस देगा। कहाँ कहता है ये आपका 163 में। और 164 में बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम को अपॉइंट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम को अपॉइंट करेंगे, गवर्नर ही नियुक्त करता है, ऐसा 164 कहता है। 167 कहता है कि सीएम जो है वो गवर्नर को सारा इंफॉर्मेशन देगा, गवर्नर को सारा इंफॉर्मेशन देगा, 167 कहता है। और उसके बाद 165 सबको पता है, एडवोकेट जनरल है ना, महान न्यायवादी, महान न्यायवादी। अब देखिए इसी में देखिए 74 सबको पता है ना, अब देखिए +89 वाला कंसेप्ट आर्टिकल में बताऊंगा कि जब आप यूनियन में 89 जो यूनियन के आर्टिकल्स में 89 जोड़ते जाइएगा ना तो सेंटर स्टेट में पूछ जाइए। जैसे 74 में 89 जोड़ा था, 74 था हमारा क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्र में है ना, केंद्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि आपके प्रेसिडेंट को सहायता प्रदान करेगा, एडवाइस प्रदान करेगा, हमने देखा था। ठीक है 75 हमने देखा था, 75 में हमारा मंत्री और प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा मैंने 75 में देखा। ओके, तो ये सारे में आप 89 अगर आप जोड़ते जाते हैं तो आपका सारा देखिए आपका सेंटर से स्टेट में पूछे। 74 में 89 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा, 75 में जोड़ेगा तो ये हो जाएगा। तो ऐसे करके याद रखना है। 74 आर्टिकल महान न्यायवादी, 74 आर्टिकल क्या हमारा है, महान न्यायवादी है। ओके, तो ये हम लोग को चीजों को याद रखना है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। सॉरी 74 में बोल रहा हूँ, एक सेकंड, 76, ठीक है। 76 हमारा क्या है, 76 में हमारा है महान न्यायवादी, ठीक है, महान न्यायवादी। ओके सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है 76 में। देखिए 89 जोड़ेंगे 165 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो में हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या हमारा है। ओके, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा यात्रा करता है, जाहिर सी बात है कि अगर ये आपके पास इसमें पानी है, अगर पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल तिरछा दिखाई देता है, तो माध्यम जब आपका वेंड कर जाए, जब लाइट है ना, लाइट का जो पाथ है वो वेंड कर जाए, वो कहलाता है रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या कहता है कि अगर आप कोई स्विमिंग पूल में देखिएगा तो लगेगा बहुत ज्यादा गड्ढा है ना, उतना नहीं रहता फिर भी ज्यादा गड्ढा देखने को लगेगा। रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई है ना, रेनबो फॉर्मेशन आपका जो इंद्रधनुष है उसी का एग्जांपल है। लेंस का कैमरा भी रिफ्लेक्शन में काम करता है, ग्लासेज भी आपका रिफ्लेक्शन। तो ये सारे एग्जाम्पल है अपवर्तन के, सारे एग्जाम्पल है अपवर्तन के। अपवर्तन की एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए, प्रकाश के अपवर्तन की एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं। स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाना है ना, पानी का तालाब में वास्तविक जितना गहरा उससे कम गहरा प्रतीत होना, आकाश में धनुष बनना, कैमरा लेंस चश्मा, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी और इसके एग्जांपल मैं बता दूं रिफ्रैक्शन का। एक तो एडवांस सनराइज और डिले, एडवांस सनराइज एंड डिले सनराइज। देखिए सूर्य जब अब देखिए ये अगर आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पृथ्वी है, सूर्य अगर यहीं पे है ना, लेकिन उस आदमी को रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे सूर्य उग चुका है, लेकिन सूर्य एक्चुअल जो आपका है ना ये होता है। तो ये सब रिफ्रैक्शन का कारण है, ये सब रिफ्रैक्शन का कारण है। बस आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्शन से क्या क्या होता है। सवाल ये पूछेगा, सवाल ये पूछेगा, ये पूछे कैसे कैसे होता है, वो हमको नहीं जानना। बस मैंने बता दिया अलग बात है, लेकिन आपको बस ध्यान में रखना। ये देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आपको दिख रहा है। ये तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, IR दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हमें अलग प्रतीत होता है, तो वो चलिए अलग चीज़ है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा अमेंडमेंट, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें अगर बता दूं आप लोगों को, हाँ ये सर ठीक है, ये सवाल देख लेते हैं। हाँ ये हमारा कह रहा है कि समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों कब जोड़ा गया, सबको पता है 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए साफ, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द जोड़े गए हमारे। तो ठीक है 42nd अमेंडमेंट 1976,
42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत हमारे राज्य सूची से संबंधित सूची में 5 सब्जेक्ट डाले गए थे, मैंने बताया था, है ना। फॉरेस्ट हो गया आपका, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल हो गया, वेट एंड मेजरमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है, तो कल की क्लास में। अब देखिए जितने भी ये आप देख सकते हैं ना, महत्वपूर्ण आपके संशोधन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जितने भी संशोधन महत्वपूर्ण, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन कल मैंने बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। पुनर्गठन वाला मैं बस लिख देता हूं, पुनर्गठन आयोग, है ना। 21वां 1967 बताइए, 21वां 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया। 21वां 1967 के थ्रू 15वां भाषा हो गया। शुरुआत में हमारे संविधान में कितना भाषा था? 14, तो 15वां हो गया। 24वां 1971 सबको पता है कि इसने बोल दिया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया कि आपको एसेंट देना ही पड़ेगा। आपके पास कोई बिल जाता है, संविधान संशोधन बिल जाता है, तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। ये 24वां 1971 में कर दिया, और ठीक है, तो ये 24वां 1971, ठीक है। पहला क्या किया? बाध्यकारी बनाया, प्रेसिडेंट को बाध्यकारी बनाया, साइन करने के लिए बाध्यकारी बनाया। आप सब इतना समझ लीजिएगा, ठीक है, आपके पास नोट्स होगा, है ना। और किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, किसी भी भाग में। ओके। 36वां 1975 सबको पता है, सिक्किम को एज ए राज्य के रूप में जोड़ा गया, है ना। 61वां 1989 सबको पता है, बताइए। अभी 61वां संविधान संशोधन 1989। अब देखिए ये संविधान संशोधन, तो पहले बात जोड़िए कि जो आप देख सकते हैं वोट देने की उम्र 21 से 18 वर्ष, वोट देने की उम्र को 21 से 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के थ्रू। क्लियर है? अब देखिए 7वां 1992, ये भी भाषा वाला, जैसे 21वां हमने देखा, उसी से 71वां जो आपका भाषा जोड़ा गया। और कौन कौन भाषा जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषा जोड़ा गया। अब 15 भाषा कितना हो गया? 18, देखिए, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वां संशोधन 1992 के थ्रू। अब 73वां सबको पता है पंचायती राज, है ना, पंचायती राज, इसे बताने के लिए। 74वां आपका नगर पालिका। 84 2001 बोला कि 1991 का सेंसस के अकॉर्डिंग, 1991 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2026 तक के डिलिमिटेशन जो कमीशन जो है ना, जब जैसे लोकसभा का क्षेत्र जो है वो सारा क्षेत्र कि कितना एरिया में एक लोकसभा का सीट होगा इतने एरिया में, तो वो कहा कि 1991 की जनगणना को देखते हुए 2026 तक की यही रहेगा। लेकिन 87वां जब आएगा तो बोलेगा नहीं 2001 का जनगणना को फॉलो करते हैं, है ना, 2001 का जनगणना को फॉलो करते हैं ना। 91 2003 बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा 15% से ज़्यादा नहीं, जितना भी लोकसभा के सीट है उसका 15% ही आप के मंत्री परिषद बना सकते हैं, नहीं सबके मंत्री बना, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और 92 फिर वही 92 आपका है भाषा से, ठीक है, बोडो, है ना, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषा जोड़ेंगे, टोटल भाषा 22 हो गया। देखिए 22 भाषा भी हमारे पास है। 99 2014 ये देख सकते हैं। 99 अमेंडमेंट 2014 ये क्या बोलता है, देखिए ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमारा देखेंगे 99 संविधान संशोधन 2014। देखिए ये जो संविधान संशोधन 99 2014 जो हुआ, इसमें एक बॉडी की बात की, बॉडी बनाने की बात, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बोला। जो ये सब जज, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो अपॉइंट होते हैं, जो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट करते हैं, नहीं, इसके लिए एक संस्था होगा जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोला गया। हालांकि फिर इसको बाद में निरस्त कर दिया है, क्योंकि इसने बोला कि जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको ये हनन कर रही है ना, तो उसको खत्म कर दिया। तो 99 2014 हो गया। ओके, 101 GST, 102 आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल 338 का बी है। फिर 103 में हमारा क्या आ जाएगा, EWS को आरक्षण हो जाएगा, है ना। 104 में हमारा क्या हो जाएगा, एंग्लो इंडियन को जो पोस्ट उसको खत्म किया। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने, ये सारे आपको याद। अभी 106वां नंबर है ना, जो वीमेंस को रिजर्वेशन मिला है ना, महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है आपके संसद में, तो वो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जेलेपला दर्रा, देखिए जेलेपला दर्रा जो है आपका, वो है आपका सिक्किम, हिमालय। देखिए यहाँ पे हिमालय लिख दिया, अलग बात है, बट वो सिक्किम में होगा। देखिए
जेलेपला नाथुला, ये दोनों कहाँ है आपके सिक्किम में, और एक नाकुला, नाकू जेलेपला आपके सिक्किम में है। माना नीतिलेफ, ठीक है, लिपू, ये सब कहाँ आपके हैं, उत्तराखंड में, है ना। मेन देखिए आप ये अब ध्यान सकते हैं, पीर पंजाल आपका देखिए जम्मू कश्मीर में है ना, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा, देवासला, रोहतांग, सिपकिला, ये सब आपके कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लद्दाख वाला एरिया में देखने को मिलेगा, है ना। आप देख सकते हैं कि मिंटक पास है, खरदुंगला है, बहुत ऊंचाई में सब लानाकला है, पेंसिला है, ये तो चलो ध्यान में रखना, याद रखना, ठीक है। इधर देखिए आप अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, लेखा पानी है, हुंगुफान है, दिबांग है, डिफर पास है ना, ये सब याद रखना है। ओके चलिए, तो ये जितने भी आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पास है, माउंटेन पास है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको आंसर सबका आना चाहिए। आगे चलेंगे हम लोग। सवाल कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट शो द लीस्ट स्कैटरिंग, सबसे कम जो प्रकीर्णन दर्शाएगा। देखिए अगर हम लिखेंगे विवग्योर, विवग्योर, तो सबसे कम प्रकीर्णन दिखाएगा जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। तो सबसे ज्यादा जिसका होगा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा जिसका होगा वेवलेंथ, तो सबसे कम प्रकीर्णन दिखाएगा वो है आपका भैया रेड। वो कौन सा, रेड है। प्रकीर्णन मीन्स क्या होता है कि जब लाइट पार्टिकल चलते रहती है, कोई बीच में कुछ पार्टिकल्स आ गया तो इस लाइट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करके चारों तरफ छितरा देगी, ये होता है प्रकीर्णन। मतलब समझ में नहीं आता उस पार्टिकल्स को ये कैसे लाइट को देना है, कहाँ देना है, वो कहीं भी छिड़ देता है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, जब व्हाइट लाइट पास करते हैं किसी पिच में तो 7 भाग में बढ़ता है एकदम डिजाइन से, वो होता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। लेकिन ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन है मतलब जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिस लाइट को ऑब्जर्व कर लेगी उसी लाइट को प्रकीर्णन करेगी। जिसका शॉर्टर वेवलेंथ, जिसका कम वेवलेंथ होगा उसको वो ज्यादा, कहने का मतलब है कि प्रकीर्णन करेगी। अब ये देखिए, हाँ ये सवाल है कि जब हमारा देखिए कलर वाला जितना चीज होगा ना, कलर वाला याद रखना एग्जाम में कैसे करना। तारे टिमटिमाना हमने देख लिया है ना, मतलब अलग दिखना, तारे टिमटिमाना हमारा है, लेट सनराइज, डिले सनलाइट जो हमारा है, वो सब आपका क्या था, हमारा वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जब कलर से संबंधित बात है, जैसे कि आकाश नीला किस कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। हम लोग शाम के समय और सुबह के समय पूरा एकदम दिखता है, हम लोग क्या एकदम रेड रेड दिखता है, लाल रेड अपीयरेंस, ये सब किसके थ्रू, किसके लिए होता है, तो हमारे ये सब है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए जैसे मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह सबको ध्यान में रखना है। ओके, मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब रेयर से डेंजर की ओर हमारा लाइट आता है ना, तो बहुत बार बेंड करता है, बहुत बार बेंड करता है, और फिर वैसे करते करते हमारा वेवलेंथ जो उसको ऑब्जर्व कर ले, मतलब कहने का मतलब लाइट पार्टिकल ऑब्जर्व करके चारों तरफ छितरा देता है। इसीलिए जो जिस कलर को करता है वो कलर हमें दिखता है। आकाश काला दिखेगा अंतरिक्ष से, ये भी किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या क्या चीजें होती हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना। आकाश समुद्र का रंग नीला, वो सब इसके कारण। कलर सब कलर आएगा दिमाग में रखना कि क्या है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। ओके, कलर आएगा तो स्कैटरिंग, ओके ध्यान रखना। चले आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट को किसने क्वाइन किया? ये उम्बर्टो सल्फासो ने इस शब्द का मतलब कहने का मतलब पहली बार इस्तेमाल किया था, ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। तो ये चर्चा में था उस समय, इसलिए करंट अफेयर में आया था, फिर भी इसको ध्यान में रखेंगे। अब ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट क्या है, ये देख सकते हैं, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। नॉलेज आइटम है ना, उत्पादित, अब देख सकते हैं कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स हो गया आपका, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ लर्निंग। ये 4 आइटम्स हैं जो सकल घरेलू उत्पादन को निर्धारित करने में 4 स्तंभों पे हम लोग जोड़ देते हैं, वो हम लोग को ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण नहीं, चलिए फिर भी ध्यान में रखेंगे, है ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, देखिए तीसरा पानीपत, पहला पानीपत का युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी, सेकंड अकबर हेमू, और थर्ड आपका मराठा एम्पायर और अफगान एम्पायर। मराठा एम्पायर और अफगान एम्पायर के बीच में आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। और देखिए इसमें देखिए बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, नाना साहब है ना, नाना साहब, इसको नाना साहब बोला गया है ना, वर्सेस मराठा वर्सेस अफगान,
अहमद साहब दाली और बालाजी बिस्वनाथ जिसको नाना साहेब बोला गया, इनके बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ा गया, ठीक है, जिसमें आपके अफगानों की जीत हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज को आपको याद रखना है। सेकंड तो आपको पता है 1556 में हुआ था, पहला 1526 में हुआ था, सॉरी ये नहीं, ठीक है, 1556 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका तराइन का युद्ध है 1191 में, है ना। और चलो ठीक है, ये हमारा हो गया, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया, इसमें 4 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, सबसे लंबा नदी पेनिसुलर इंडिया मतलब कि आपका प्रदीपीय भारत, ये वाला एरिया, दक्षिणी भारत बोल दे, प्रदीपीय भारत बोल दे, इस सवाल के लिए आपका उत्तर होगा गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा बोलते हैं, ड्यू टू इट्स लेंथ, लंबाई के कारण इसको बोलते हैं, इसको दक्षिण गंगा। उत्तर में हमारा गंगा सबसे लंबी नदी है, दक्षिण में हमारा गोदावरी सबसे लंबी नदी है। पवित्रता के अनुसार कावेरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख देता हूं, ओके, चलिए, ठीक है। जब बोले आपको, अरे ये क्या हुआ, दक्षिण, मैं थोड़ा दूसरा पेन ले लूं, दक्षिण की गंगा, तब हमारा होगा कावेरी, ओके। जब बोलते आपको दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, है ना, दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, तब क्या होगा आपका गोदावरी। 1465 मीटर की, सॉरी, किलोमीटर की लंबाई है, और ये इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, इसको बृहद गंगा बोलते हैं, है ना, बृहद गंगा बोलते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है भैया, इसकी सहायक नदियां कौन है वो भी ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है तो मैं आपको लिख दूं। अब गंगा इसका नाम में आ रहा है तो इसकी सहायक नदियां भी वैसी है, पेन गंगा, वर्धा, सब धार्मिक नाम, मंजरी, सबरी, ये सारे इसकी सहायक नदियां हैं। बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, सबरी, मंजरी, ठीक है। ये गोदावरी 1465 किलोमीटर, दक्षिणी गंगा कावेरी जिसको ताल कावेरी से निकलती है ना, ताल कावेरी से निकलती है, इसकी सहायक नदी अमरावती है, हेमावती है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखेंगे कि एक नदी आपका जो आता है, तो महानदी सबको पता है ना, महानदी सबको पता है, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है महानदी, सबको पता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा एक नदी जो आएगा वो है कृष्णा नदी, साउथ का नदी हम देख लेते हैं, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात करेंगे तो ये निकलता, अच्छा ये कहाँ से निकलता मैं उसको लिख दूं, है ना, तिरंबक पठार से, नासिक तिरंबक पठार, ये ताल कावेरी से, ठीक है, तिरंबक पठार है ताल कावेरी से, है ना। कृष्णा नदी हमारा निकलेगा महाबलेश्वर की पठार से, महाबलेश्वर श्रेणी से, सॉरी, ठीक है, महाबलेश्वर श्रेणी से, सर महाराष्ट्र से, ठीक है। अब देखिए कृष्णा नदी जो है, इनकी सहायक नदियां के बारे में ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी क्या क्या है ध्यान रखिएगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, है ना, मूसी, भीम, है ना, तुंगभद्रा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी और आपका भीम है, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होगा, ओके। और दक्षिण कावेरी का मैंने बता ही दिया, तो इतना आपको याद रखना है। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। बुरहान उल मुल्क की, आप देखिए बुरहान उल मुल्क सादत अली खान, है ना, जो अवध का नवाब बना, अवध का स्थापना किया, सादत अली खान, है ना। बुरहान उल मुल्क की उपाधि सादत अली खान को मिला था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है आपका अवध का स्थापना किया, एक स्वतंत्र राज्य का 1722 से लेकर 1739 तक रहा भी, ठीक है, 1722 से लेकर 1739 तक रहा भी, ध्यान में रखिएगा। और ये अवध वही जगह है जिसको कुशासन के पूछेगा ना कि अवध को किस आधार पे हड़प लिया गया, कुशासन के आधार पे, ठीक है,
क्यों बोला कि यहाँ पे प्रशासन सही से नहीं चला पा रहा? कुशासन के आधार पे अवध को हड़प लिया गया था 1856 में, ठीक है, 1856 में राज हड़प नीति। समझे बात को, ये ध्यान रखना। अच्छा, नादिर शाह सबको पता है, मोहम्मद शाह के समय 1738 में अटैक करना, पीकॉक थ्रोन ले जाना, है ना, नादिर शाह, है ना, अटैक के 1738 में, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर होगा सादात अली खान। तो इतना हमारा क्लियर। जितना ज़्यादा हो सकता है हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। निमारी एक आपका गाय का ब्रीड है ना, गाय का ब्रीड है। अगर गाय का ब्रीड में हम और भी देखेंगे तो आपका रेड सिंधी आ जाएगा, गिर गाय आ जाएगा, है ना, आपका अमृत महल आ जाएगा। तो ये सब तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये सब ठीक है। बोफैलो में आ जाएगा, जफराबादी हो जाएगा, जो आपका भैंस का ब्रीड है, जफराबादी है, ओके, मुर्रा है, फुर्ती है ना, ये सब ध्यान रखना है। सबसे सर्वोच्च संस्था हमारा कानून कौन बनाएगा? भाई संसद है, जाहिर सी बात है, संसद है। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। आर्टिकल 79 संसद का गठन करेगा, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा। कोई दिक्कत नहीं होगा, सरला याद रखना, सरला, सरला, है ना, 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। क्लियर है? चलिए, मुरलेन नेशनल पार्क, जो मुरलेन नेशनल पार्क है ये आपका है मिजोरम में, ठीक है। मुरलेन नेशनल पार्क आपका मिजोरम में। असम को तो बता दिया, धिंग पटकाई हो गया, ओरलंग हो गया, बहुत सारा मानस हो गया, तो असम का नेशनल पार्क हमने सब करवा दिया है। मिजोरम में आपका मुरलेन नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क याद कर लीजिएगा। मैंने कल उड़ीसा में बताया था आप लोग को, तो नेशनल पार्क जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है, तो वहां पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, मेघालय में है बाल परक, नोकरेक, ये सब नेशनल पार्क है। नोकरेक नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, बाल पकरम नेशनल पार्क हो गया, ये सब आपका मेघालय में है, ये आपको याद रखना। हम आगे चलेंगे सवाल में। कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसके बारे में। देखिए, लोकसभा का उपाध्यक्ष में तो अध्यक्ष नहीं है तो काम करना है, अध्यक्ष नहीं है तो एज ए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा कौन? उपाध्यक्ष। और जब एज ए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो अध्यक्ष का काम क्या होता है? जब भी वोट हो, तो जब तक वोट टाई ना हो, एक बिल है बीच में, एक बिल है, एक कानून बनाना, एक बिल है, उस बिल पे यस में नो में वोटिंग हुआ, यस में 10 वोट, नो में भी 10 वोट, तब उस कंडीशन में ये अध्यक्ष का होता है कि वो वोट दे सकता है टाइम में। लेकिन यहाँ क्या लिखा? सबसे पहले मतदान, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टांस में तो भाई मतदान कर ही नहीं सकता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो। मतलब जब अध्यक्ष के रूप में काम करा तो नहीं, हाँ उपाध्यक्ष है और लोकसभा को प्रेजाइडिंग कौन कर रहा है? मतलब लोकसभा का अधिकारी कौन है? अध्यक्ष। अध्यक्ष साहब बैठे हैं, स्पीकर बैठे हैं, और तुम उपाध्यक्ष हो तो तुम तो वोट दे सकते हो पहले बार में एज ए मेंबर के रूप में कि तुम हाँ एक सदस्य हो लोकसभा। लेकिन जब आपके अध्यक्ष नहीं है और तुम अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हो तो फिर तुम एज ए मेंबर की तरह नहीं काम करो, फिर तुमको वोट टाई की अवस्था में देना चाहिए। तो ये सब तो सही है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर। नेशनल वोटर डे, ठीक है, नेशनल वोटर डे आपका कब मनाया जाता है? देखिए, नेशनल वोटर डे पूछा है यहाँ पे। देखिए, अच्छा 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताइए? 24 जनवरी को, 24 जनवरी को ध्यान रखिएगा, बालिका दिवस है ना, बालिका दिवस, बालिका दिवस है ना, ठीक है। मतदान दिवस 25 जनवरी, 25 जनवरी हो जाएगा। ओके, 26 जनवरी सबको पता है। तो 24 जनवरी को आपका बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ओके, चलिए, ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा कितना एम्पियर, ये पूछ रहा है। जाहिर सी बात है यार, हम जब लिखते हैं V = IR, है ना, ओम पूछ रहा है, मतलब R बराबर पूछ रहा है V बटा I। तो 1 वोल्ट, अगर 1 ओम निकालना है तो वोल्ट 1 अगर रहेगा तो I को भी 1 रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, 1 एम्पियर, सही, जाहिर बात है। कितना वोल्ट प्रति एम्पियर, उसी को तो ओम बोलते हैं। एक मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में, देखिए, धन विधेयक आर्टिकल 110 सेंटर वाला, आर्टिकल 110 सेंटर वाला, जो धन विधेयक को अगर आपको पेश करना है विधायिका मतलब विधानसभा में, तो आपको गवर्नर से पहले पूछना पड़ेगा, गवर्नर से पहले आपको सिफारिश लेना पड़ेगा। बिना सिफारिश के आप धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना। ओके, तो देखिए गवर्नर, उसी तरह से हम जब सेंटर में आप देखिए धन विधेयक, मनी बिल,
बहुत तगड़ा चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत सवाल क्लियर होगा, ठीक है। वो आर्टिकल 110 में मनी बिल है, इधर स्टेट वाला मनी बिल 89 जोड़ दीजिए, आर्टिकल 199, कैसे मैंने याद करवा दिया। 89 वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। 111 में प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट इस पर सहमति देते हैं, आर्टिकल 111 में। इधर आर्टिकल 200 गवर्नर देगा। मनी बिल ओनली लोकसभा में पेश हो सकता है, इसको राज्यसभा में पहली बार पेश नहीं कर सकते, पहले लोकसभा में पेश होगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा, फर्स्ट टाइम में लोकसभा में पेश होगा। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में आपका विधान सभा में पेश होगा मनी बिल, ऐसा है। मनी बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति का सिफारिश चाहिए भाई, राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन चाहिए, एग्जैक्टली सेम चीज गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। इधर मनी बिल को, अगर मनी बिल लोकसभा में पास हो गया है ना, लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में चला जाएगा, तो राज्यसभा उसमें कुछ नहीं करता, राज्यसभा का पावर नल है। राज्यसभा उस मनी बिल को देखेगी, अच्छा ये है ये है ये है, बोलेगी कि ये चेंज कर दीजिए, तो वो बात माने ना माने लोकसभा पर डिपेंड करता है, मीन्स पावर है ही नहीं मनी बिल के मामले में, और 14 दिन के अंदर उसको लौटाना ही पड़ेगा। 14 दिन से ज़्यादा अगर हो जाएगा मनी बिल राज्यसभा में, तो ऑटोमेटिक माना जाएगा कि वहाँ से पास हो गया, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, तो राष्ट्रपति मनी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकती है। क्यों? आर्टिकल 111 के थ्रू जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको बोलेगा नहीं इसमें कुछ चेंज करके लाइए, है ना। तीसरा उस पर अपनी प्रतिक्रिया को पॉकेट विक्ट्री का इस्तेमाल कर लेगा। ये 3 सिस्टम है। तो जब मनी बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसको लौटा तो पहले नहीं सकता, हाँ कैंसिल कर दो, अलग बात है, लौटाना तो नहीं है, पुनर्विचार करना है कि हाँ इसमें चेंज करके लाओ। हम आपसे सिफारिश लेके जब हमने पेश किया है, आप ये बोल रहे हैं आप लौटाने के लिए, मतलब आपने ही बोला था कि पेश कर दो, फिर आप भी बोल रहे इसमें ये गड़बड़ी है, गलती है, तो पुनर्विचार कर लौटा नहीं सकते हैं। ये मनी बिल ध्यान रखेगा, ये मनी बिल के मामले में इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, मार्च 1931 में, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में, ठीक है। तो ये वही कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी वेन्स कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन रहित ब्लड को कौन है जो कैरी करता है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम समझाए, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अब एक चीज में आपको ध्यान रखिएगा, जब वेन्स होगा, वेन्स है ना, वेन्स, तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, और जब आर्टरी कहीं दिखेगा तो ये प्योर ब्लड को कैरी करेगा, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, है ना, आर्टरी रहेगा तो ओके। तो जो वेन्स रहेगा तो इम्प्योर ब्लड, और आर्टरी रहेगा तो प्योर ब्लड। अब तो आप कहिएगा रे बेंस है, बेंस मार दो, क्योंकि बेंस इम्प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। पल्मोनरी वेंस लगा, केवल वेंस आता तो अलग बात है, यहाँ पे पल्मोनरी लगा हुआ है तो अपवाद उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी है तो ऑक्सीजन रहित, पल्मोनरी वेंस है तो ऑक्सीजन सहित, ठीक है, ऑक्सीजन सहित कर देगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, पूरा हार्ट समझाएंगे, पूरा हार्ट समझाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हार्ट आपको याद हो जाएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद से आपको इसको डिजाइन किया कैसे सिंपल में समझा सको, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे चीज़, देखिए कुछ करना नहीं है। हार्ट का 4 चैम्बर होता है ना, हार्ट का 4 चैम्बर होता है। कोई देखिए अब हार्ट की बात करेंगे तो मछली में 2 चैम्बर, मछली में 2 चैम्बर, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर, एम्फीबियंस उभयचर जो होते हैं ना, रेप्टाइल जो सरीसृप होते हैं, सांप आप, तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन इसमें 3 चैम्बर होगा, आपका मछली में 2 चैम्बर होगा, आपका जो स्तनधारी हैं और पक्षी उसमें 4 चैम्बर होगा, क्लियर है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा उसको तो हम लोग बना लिया। अब देखिए हम जब देखते हैं अपने हार्ट को देखते हैं तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर पहला बात, ऊपर में होता है आर्ट्रियम, ऊपर में क्या है, आर्ट्रियम है, ऊपर में क्या है, आर्ट्रियम है। तो अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, ऊपर में क्या हमारा आर्ट्रियम है, और नीचे में क्या हमारा है, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं निलय, इसको बोलते हैं आलिंद।
देखो नीचे नीचे कैसे आता है, वेंट्रिकल नीचे है तो नीला है, नीचे है तो नीला है, ऊपर में क्या आपका आलिंद है, ऊपर में आलिंद है, अटारी बोलते हैं, आर्ट्रियम, याद हो जाएगा। तो अब चीजों को ध्यान में रखना है, ऊपर में होगा। अब उसको हम लोग लेफ्ट राइट भी हमने बांटा है, इधर लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर राइट आर्ट्रियम, इधर राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? ये चार को खाना हो गया है ना। ये सब क्लोजिंग है, जब मतलब ये आपका ब्लड जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा, आएगा जब ये पंप करेगा तो है ना, कॉन्टैक्ट करेगा तो फैलेगा, तो वो सब उसको नाम याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एरोटिक वॉल्व है ना, एरोटिक वॉल्व है, इधर मिट्रल वॉल्व है। पूछ देगा कि एरोटिक वॉल्व मिट्रल वॉल्व कहाँ है, तो हम बताएंगे राइट साइड, तो ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में है ना। ये पूछ देगा आपको कि राइट वेंट्रिकल में आपको देखिए यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व्स है, जो कि आपके यहाँ पल्मोनरी आर्टरी पूछाएगा। अब मैं समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा वेन्स शुद्ध रक्त को ले जाएगा और आर्टरी शुद्ध रक्त को ले जाएगा, ये लेकिन पल्मोनरी लगेगा तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सवाल वही पूछता है। तो पहले ब्लड जिसमें गैस भरा है, CO2 भरा है, वो कहाँ से आएगा? सुपेरियर वेना कावा से, महासीरा से। कहाँ से? महासीरा से। महासीरा से ब्लड आएगा यहाँ पे, और ये ब्लड राइट आर्ट्रियम में घुसेगा, यहाँ पे ब्लड घुसेगा, यहाँ पे ब्लड घुसेगा, और राइट आर्ट्रियम में ट्राइकुस्पिड से, ये ट्राइकुस्पिड बॉल जिसको बोलते हैं, ट्राइकुस्पिड बॉल बोलते हैं, यहाँ से घुस के नीचे राइट वेंट्रिकल में चल जाएगा। जाहिर सी बात है राइट की तरफ जाएगा, पहले आर्ट्रियम में फिर वेंट्रिकल, आर्ट्रियम फिर वेंट्रिकल, यहाँ गया। यहाँ के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड को फिर सीधे पंप करेगा, और पंप सीधे चल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, यही है पल्मोनरी आर्टरी, यही है फुसफुस धमनी, यही है फुसफुस धमनी। और ये फुसफुस धमनी जो है, ये कौन सा ब्लड ले गया? ब्लड जिसमें भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? गैस है, CO2 है। तो कौन सा ब्लड ले गया? ये इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इम्प्योर ब्लड को ले गया ना, इम्प्योर ब्लड को। बताइए, लंग्स में ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? लंग्स में ले जाएगा, लंग्स में ले जाएगा, फेफड़ा में ले जाएगा। देखिए तो अब बोलेगा आर्टरी तो आपने शुद्ध बोला था, यहाँ तो शुद्ध ले जा रहा है, तो वही उल्टा पल्मोनरी लगा। अभी जब इम्प्योर ब्लड यहाँ पे जाएगा तो लंग्स में आप ऑक्सीजन भरेंगे, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मिल के फिर वो कैसे वापस आएगा? फिर उल्टा। मैंने बोला कि जब वेन्स तो शुद्ध, लेकिन पल्मोनरी वेन्स है, ये कौन सा है? फुसफुस सीरा के थ्रू ये ब्लड एंट्री होगा और लेफ्ट आर्टरियम में घुसेगा। जाहिर सी बात है लेफ्ट आर्टरियम, पहले आर्टरियम में घुसेगा, लेफ्ट आर्टरियम के बाद फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसेगा, फिर वही संकुचन होगा, और फिर आपका ऑरोटा के थ्रू पूरे शरीर में हमारा ब्लड फैल जाएगा, ऑरोटा के थ्रू, जिसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी ऑरोटा को। तो ये पूरा आप देख सकते हो, हार्ट कंप्लीट हो गया 5 मिनट में, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, आराम से बना पाएगा, ठीक है। ओके, और ये बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे, कुछ छोटा मोटा चीज होगा तो। दल बदल सबको पता है कि 10वीं अनुसूची, सारा अनुसूची याद करा देंगे। कैसे याद करा देंगे? देखिए क्या है, नाम, वेतन, सारे अनुसूची आपको याद हो जाएंगे 2 मिनट में। नाम, वेतन, आपका नाम है, ठीक है, किसी का अगर आपने पोस्ट का नाम लिया, उसका वेतन हमने बताया, उसको शपथ दिलवाया, तो सीट दीजिए बैठने के लिए, सीट हमने दे दिया। अब वो सीट दे तो प्रशासन करेगा, है ना, प्रशासन करेगा, है ना, प्रशासन करेगा, फिर दोबारा और प्रशासन करेगा, मन ने भरा और प्रशासन करेगा। प्रशासन कैसे कर रहा है? लिस्ट देख के कर रहा है, लिस्ट देख के, सूची देख के कर रहा है ना, सूची देख के प्रशासन कर रहा है ना। ओके, देखिए, नाम, वेतन, शपथ, सीट, प्रशासन, सूची। अब सूची में कैसा भाषा हो, कोई लैंग्वेज में होगा था ना भाषा। ये शुरुआत के तो 8 आपको याद होना चाहिए। शुरुआत की जब हमारा संविधान बना था तो 8 आर्टिकल्स, हमारे 8 शेड्यूल से 8 अनुसूची थे। नाम, वेतन, शपथ, सीट, प्रशासन, सूची, भाषा, ऐसे करके याद रखना। अनुसूची 1 में नाम है, राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र जिसम का नाम है। 2 में प्रमुख लोगों का वेतन है। 3 में शपथ है उनका। 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। 5 में प्रशासन है, किसका? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल एरिया, ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके लिए। अब ये प्रशासन है, ये प्रशासन किसका है? अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब 6 नंबर वाला, अब इस 6 नंबर में भी क्या है? प्रशासन है। किसका प्रशासन है? वो केवल ट्राइबल एरिया का। ध्यान रखिए, ट्राइबल एरिया, यहाँ पे शेड्यूल हमने नहीं लिखा, केवल जनजातीय कुछ क्षेत्र हैं, 4 राज्य हैं। वो 4 राज्य क्या हैं भाई? आपको ध्यान में रखना, असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर,
ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं, मिजोरम, सॉरी क्या मैंने लिख दिया, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों का प्रशासन की बात की गई है। फिर सूची तो हमारा पता है, संवर्धित 3 तरह की सूची हमारे पास है। भाषा हमारे पास 22 भाषा है। फिर 9 में तो फिर 9वां संविधान, 9वां जो हमारा है अनुसूची है वो 1951 में जुड़ा, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार। 10वां 52वां संविधान संशोधन 1985 के थ्रू हमारा ये 10वां शेड्यूल जुड़ा था, दल बदल, है ना, दल बदल। 10वां में 10 दल बदल, ठीक है। और 11 में आपका गांव में आ जाइए और 12 में आप शहर चल रही है, नगर पालिका में चल रही है ना, 11 में शहर। तो नाम, वेतन, शपथ, सीट, प्रशासन, सूची, भाषा, भूमि, दल बदल, नगर पालिका, सॉरी पंचायत और नगर पालिका, क्लियर होगा। 12 अनुसूची कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि गैस सॉलिड में डायरेक्ट बन जाए। देखिए ये डायग्राम अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी सवाल कहीं से देखा आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको सिंपल। सॉलिड, आपके पास बर्फ है, बर्फ को आपने पिघला दिया, लिक्विड बन गया, लिक्विड को जमा दिया, बर्फ बन गया। ये तो सबको पता है, नॉर्मल चीज है ना। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की हो जा रहा है। लिक्विड को आपने गर्म किया, वेपर बन गया, गैस बन गया। उस वाष्प को आपने कंडेंसेंस किया तो जाके फिर से लिक्विड बन गया, जैसे बरसात होता है ना। कंडेंस करना, बरसात कंडेंस करना है ना, कंडेंस, संघनन, क्या बोलते हैं, संघनन। ये तो चलो, ये तो एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है। गैस को अब देखिए, इसी गैस को अगर आप डिपोजिशन में लाएंगे, डिपोजिशन, देखिए ये तो सिंपल चीज है। पानी खौला दिए, भाप बन गया, भाप को कंडेंस कर दे, लिक्विड बन गया। तो एक सॉलिड गैस लिक्विड, सॉलिड गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे चल रहा है ना। लेकिन अब देखो सीधे एक स्टेप बाद गैस से सीधे सॉलिड पे आना, गैस से सीधे सॉलिड पे आना, वो होता है डिपोजिशन। क्या होता है, डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं ना, डिपोजिशन बोलते हैं। गैस से सीधे सॉलिड पे आना डिपोजिशन कहलाता है ना। गैस से सीधे सॉलिड पे आ जाएगा वो डिपोजिशन कहलाएगा, ओके, डिपोजिशन कहलाएगा। और गैस, जैसे कपूर जलाएंगे डायरेक्टली भाप बन जाएगा, डायरेक्टली गैस बन जाएगा, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसी गैस को जब आप आयोनाइज करेगा तो प्लाज्मा बनेगा, जो कि नियोन बल्ब में आपको देखने को मिलता है। और उसी प्लाज्मा को रिकम्बाइन करेगा तो गैस बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है, आपको सारा सिस्टम याद हो जाएगा, ठीक है। कोई सिंपल चीज है, कौन कौन सा याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, बाकी तो सबको पता है ना, ये सबको पता है। तो ये कंडेंसेशन और डिपोजिशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा है ना, आहार नाली है, तो जो मुंह से स्टार्ट होता है, आहार नाली के जो एलिमेंट्री कैनाल जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको सिरोसा बोलते हैं, और इनर लेयर को मुकोसा बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को सिरोसा बोलते हैं, इनर लेयर को म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल है, अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। ग्रेफाइट में आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो आपका ग्रेफाइट कार्बन का एक प्रूफ है, जो कि आपका देख सकते हैं हेक्साजोनल, ठीक है, 6 हेक्साजोनल आपको देखने को मिल रहा है। हेक्साजोनल शेप में होता है आपका ग्रेफाइट एक आपका जो कि कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, नॉन मेटल्स में आता है, कठोर नहीं है, उसी का उल्टा डायमंड कठोर है ना, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है, ओके। और इसमें एक के साथ 2 आपके जुड़े होते हैं, इसमें आपका एक के साथ 3 जुड़े होते हैं, यहाँ एक के साथ 2 जुड़े हुए हैं, देखिए एक के साथ 2 जुड़े हैं। और हेक्सागोनल शेप बनाता है, ये आपका देखिए 3D शेप बनाता है, ओके। C16 भी आपका कार्बन का है, जो 60 जुड़े हुए, देखिए 5-5 करके है ना, 1 2 3 5 का बना के 60 का जुड़ा हुआ है। ये को फलरिन बोलते हैं, C16 बोलते हैं। ये सब कार्बन के प्रूफ है, ध्यान में आप लोग को रखना है, क्या ध्यान में आप लोग को रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, हाँ ये तो मोटर भाई मैग्नेटिक, जाहिर सी बात है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा ना, मोटर घूमेगी, लाइन देंगे मोटर घूमेगा, है ना, उससे कुछ और चलेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा है ना, कंप्लीट है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैग्रोज माउंटेन आपका ईरान में है, जैग्रोज माउंटेन कहाँ आपका, ईरान में है। ईरान में आपका दस्ते लूट दस्ते कबीर आपका ईरान में है, और जैग्रोज माउंटेन भी ईरान में है, ये ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया। आप देख लीजिए, जितने भी आपके डिजर्ट आपको देखने, डिजर्ट जितने भी आपके मरुस्थल हैं आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए दस्ते लूट ईरान में है, दस्ते कबीर ईरान में, ये सारे मरुस्थल आपके ईरान में देखने को मिलेंगे। दस्ते लूट, दस्ते कबीर, कजल कुलम जो है आपका, ये आपका
उज्बेकिस्तान में है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है। गोबी आपको पता है मंगोलिया चाइना में है, तकला मकान केवल चाइना में है। ओके, ये देखिए मोजाबी डिजर्ट आपका यूएसए और थोड़ा थोड़ा यूएसए में, और आपका नीचे मैक्सिको सिटी में है। ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, सोनोरन है, चिनुआ हुआन। देखिए ये सब पूछ देगा चिनुआ हुआन मरुस्थल कहाँ पे है, तो ध्यान रहना चाहिए कि भैया ये आपका मैक्सिको में है। सोनोरन मैक्सिको यूएसए कैलिफोर्निया प्रांत है, मोजाबे है ना। उस पूरा आर्टिकल पूरा तो मरुस्थल ही है। ओके, यहाँ पेंटागोनिया मरुस्थल देखिए अर्जेंटीना का पठार है, यहाँ पेंटागोनिया का पठार भी, अटकामा मरुस्थल जहाँ चुक्की माता तांबे का खान है आपका ये चिली में है ना, अटकामा मरुस्थल हो गया। देखिए अभी मतलब तनामी, ग्रेट सैंडी गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया सिम्पसन, ये सब मरुस्थल आपका कहाँ पे है भैया, तो आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में है ना। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। नामी मरुस्थल आपका कहाँ पे, अफ्रीका के पास देखिए नामी मरुस्थल है, थोड़ा सा है ना अफ्रीका में है आपका। यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल भी आपको देखने को मिला, नाबिम देखिए इधर साइडों में मिलेगा नामीब, इधर कालाहारी मरुस्थल। सहारा सबको पता है ना, एटलस माउंटेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्वेज नहर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जिब्राल्टर की जलसंधि देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा आपको तो ओके, ये पूरा अलास्का माउंटेन, दिनाली माउंटेन नहीं है, दिनाली माउंटेन नहीं है, पूरा अलास्का प्रांत है ना, दिनाली माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी ज्योग्राफी में तो मैं आपको मैप तो पूरा याद करवा दूंगा, मैप का टेंशन मत लीजिए, मैप क्लास करते करते सब याद कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठगी, देखिए सप्रेशन ऑफ ठगी, ठगी प्रथा हो, सती प्रथा हो, ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा हो, ठगी प्रथा हो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सब कुछ खत्म हुआ है। अब ध्यान देखिएगा, जब ठगी प्रथा आएगा ना तो एक नाम आएगा, अरे यार ये क्या हो गया, अरे भाई कैप्टन सिलीमन के अध्यक्षता में ठगी को रोकने के लिए बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1835 में ये ठगी प्रथा पूछा किसके अध्यक्षता में ठगी समाप्त किया गया, तो कैप्टन सिलीमन का नाम याद रखना। कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो अलग चीज है। 1836-1835 तक रहे थे, ध्यान रखें 1826 आई थिंक 1835 तक है ना। सती प्रथा 1829 में, सती प्रथा का एक्ट नंबर 17वां बोला गया, सती एक्ट 17वां के 17 से खतरा खत्म कर दिया 1829 में सती प्रथा को, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अफगान बार है ना, लिटन के बारे में सबको पता है। रिपन 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया, रिपन 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। रिपन के समय 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद आया रिपन के समय में, सबको याद होना चाहिए। ओके, डलहौजी राजहड़प नीति हो गया, पोस्ट टेलीग्राफ है, सब इसमें आ जाएगा। कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉर्नवालिस के बारे में। तो परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में आया था। और ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में 1793 में, बिहार और बंगाल वाले एरिया में ये सेटलमेंट सिस्टम लाया, परमानेंट सेटलमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है ना, कॉर्नवालिस के समय में। तीसरा मैसूर, एंग्लो मैसूर वार है ना। पहला मैसूर वार आपका मद्रास की संधि से, दूसरा मैंगलोर की संधि से, तीसरा श्रीरंगपट्टनम संधि से, चौथा खत्म हो गया, टीपू सुल्तान मर गया है ना। तो ये सब, तो अस्थायी बंदोबस्त, थर्ड एंग्लो मैसूर वार है ना। सनसेट लॉ, जमींदार को कहना था कि भैया आज आपका अगर डेट है कि आपको रेवेन्यू जमा करना है, जो भी आपको कलेक्शन हुआ टैक्स, मतलब टैक्स कहने का मतलब वो आपको जमा करना है शाम तक के, अगर शाम तक के जमा नहीं कर पाए तो सनसेट लॉ के थ्रू आपके जमींदारी को हड़प लिया जाएगा। ये सनसेट लॉ इसके समय में आया था, ध्यान रखिएगा। सिविल सर्विसेज की शुरुआत, कॉर्नवालिस कोड, तो नाम ही इसका था कॉर्नवालिस कोड, सबको याद रहेगा। संस्कृत विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण इसके समय में, ठीक है। बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया, इनके टाइम में ही, कॉर्नवालिस के टाइम में ही किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सारे गवर्नमेंट जनरल को मैं याद करवा दूंगा, अभी जैसे से आएगा उससे कराएंगे। उदयपुर नाम सुनकर सब राजस्थान मारेंगे उत्तर, लेकिन बिहार में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, उदयपुर ये सब बिहार में, ध्यान रखिए, ठीक है।
मनी बिल 14 दिन के अंदर लौटाना है, देखो वही सवाल है ना, अभी मैंने बताया। केरला के डांस फॉर्म, केरला के डांस फॉर्म, केरला कुमाटी कल्ली, ओटल मुल्लल है ना, कोली कल्ली, ये सब केरला के डांस फॉर्म है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम है ना, जो अट्टम आइटम सब है, अट्टम अल्ली वल्ली सब उसी का। लेकिन भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, जाहिर सी बात है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ना। एसएससी में तो ऐसा डांस वांस वाला फॉर्म वाला सवाल दुनिया भर के पूछता है ना, दुनिया भर कितना पूछेगा आप सोच नहीं सकते है ना। तो केरला के मोहिनीअट्टम है, कुमाटी कल्ली है, कोल कल्ली है, आपका ओटम मुलाल है ना, पांड्यानी है, कुटियाट्टम है, यहाँ पे देख सकते हैं कुटियाट्टम लिखा भी है ना, कथकली। तो ये सारे आपके केरला के हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर देखिए, देखिए फ्लावर में जो पिस्टिल है, पिस्टिल है ना, ये पिस्टिल जो है ये है फीमेल पार्ट। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है ये वाला, और ये ओवरी है जिसमें आपके वो होते हैं, ठीक है, परागकण होते हैं। अब देखिए तो स्टिग्मा को, अब देखिए स्टिग्मा को बोलते हैं बर्तिकाग, स्टाइल को बोलते हैं बर्तिका, और ओवरी को अंडाशय है ना। ये सारे पिस्टिल, पिस्टिल में स्त्री, स्त्री ऐसे याद रखिए, पिस्टिल स्त्री, स्त्री स्त्री याद रखिए। तो स्त्री ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। ये देखिए स्टेमेन, स्टेमेन मेन लगा है, मेन में तो ये पुरुष वाला पार्ट है। और इसमें दो चीज, एंथर फिलामेंट, अंतर फिलामेंट, अंतर फिलामेंट, अंतर फिलामेंट, अंतर फिलामेंट, स्टेमेन, ठीक है, एंथर पैंथर फिलामेंट ऐसे करके याद रखना, ठीक है, स्टेमेन। तो ये अब इसका हिंदी परागकोश है और पुतंतु है। चलो वो हिंदी में बहुत टफ है, कोई बात नहीं, कुछ इंग्लिश में भी ध्यान में रखना चाहिए भाई, ऐसा नहीं ये हिंदी ही पढ़ना है केवल। ओके ओके। और ये जो हरा वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है, सेपल बोलते हैं। हरा वाला भाग को सेपल बोलते हैं। जो रंगीन भाग है, फूल पत्ती है, वो पेटल बोलते हैं, पेटल कहलाता है। यहाँ पे फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल महिला वाला है ना, और ये एंथर जो आपका है मेल पार्ट है। सेपल तो भैया हरा वाला वो कलिया है थोड़ा वाला। तो ये तो कौन सा बाह्यदल क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लोकल विंड ऑफ यूएसए, चिनूक, चिनूक जो हवा है ये यूएसए में बहने वाली हवा है। इसको चिनूक, जो रॉकी माउंटेन पे बहती है गर्म हवा, रॉकी माउंटेन पे बहने वाली गर्म हवा अमेरिका में चिनूक कहलाती है। फोहम आल्प्स पर्वत पे बहने वाली गर्म हवा है। आल्प्स पर्वत यूरोप में बहने वाली गर्म हवा है। हरमटन, हरमटन जो है वेस्ट अफ्रीका में बहती है, पश्चिम अफ्रीका में बहती है, वेस्ट अफ्रीका मतलब अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में बहती है। हरमटन जो गर्म हवा है। मिस्ट्रल ये ठंडी हवा है, आल्प्स में बहती है, कोल्ड है और आल्प्स में बहती है। देखो हवा बहुत सारे हैं, कितना याद रखें। सिरोको सहारा में बहती है, सिरोको सहारा में बहती है। खमसिन इजिप्ट मिस्र में बहती है। और भी ब्लिजार्ड हो गया, ब्लिजार्ड जो आपका टुंड्रा प्रदेश में बहेगी, है ना। बहुत सारे हवाएं, नॉर्वेस्टर, ये सब देख लीजिएगा। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो है किस नदी पे स्थित है? देखिए नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पे है। गोदावरी पे जायकाबाड़ी, गंडक नदी पे गंडक परियोजना, तुंगभद्रा नदी पे, जाहिर सी बात है। रिहन डैम रिहन नदी पे, है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब कह रहा है कि मैंग्रोव क्षेत्र पे विचार करिए। मैंग्रोव ऐसा जहाँ पे मीठा जल भी है, खारा जल भी, वहाँ पे अगर वनस्पति हो तो मैंग्रोव कहलाते हैं ना। मैंग्रोव में न्यूमेटाफोर्स कहलाते हैं, जो कि सांस लेने के लिए ऐसा जड़ है। न्यूमेटाफोर्स एक तरह का मॉडिफाइड जड़ है, न्यूमेटाफोर्स एक तरह का मॉडिफाइड जड़ है जो मैंग्रोव में पाया जाता है, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। जड़ है लेकिन रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए जो सब जितने भी है ना सब इस मैप में होगा। अरे मैप कहाँ गया भाई? मैप लगाया था, मैप चला गया क्या? एक सेकेंड। हाँ, ओके, चलिए कोई बात नहीं। ये मैप मैंने लगाया था, जितने भी आपके मैंग्रोव थे वो आपको दिख जाते। चलिए कोई नहीं, देख ले, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए भीतरकनिका, पिचाम्बरम, ये सब आपके जो है आपके मैंग्रोव जो एरिया है। ये कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन रहते हैं? 1 और 2 जो ईस्टर्न कोस्ट पे है। कुडनपुर जो है वेस्टर्न कोस्ट पे आपको पाया जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका मैंग्रोव है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट पे आपका कुंडनपुर पाया जाएगा, और बाकी आपके जो है भीतरकनिका, पिचावरम जो है आपके, ये आपके ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाने वाले आपके मैंग्रोव हैं। ओके, ये ध्यान रखें। सुंदरबन हो गया, ये सारे आपके मैंग्रोव जो है ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके,
ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ है, जिनका चिन्ह है सांप, सर्प है, ठीक है। पहले आपके आदिनाथ या ऋषभ देव बोल सकते हैं, है ना। पहले आदिनाथ, ऋषभ देव, अजितनाथ सेकंड वाला, तीसरा संभवनाथ है ना, संभवनाथ है। पहला आपके अजित, आपके यहाँ पे है नहीं, ऋषभ देव है, ऋषभ नाथ नहीं होता, ऋषभ देव है। सेकंड में अजितनाथ है, तीसरा में संभवनाथ है, 23वां पार्श्वनाथ है, 24वां महावीर है ना। पार्श्वनाथ है जिन्होंने 4 आपके दिए थे, जो मतलब 4th रुत दिए थे, और 5वां नंबर पर महावीर जोड़े थे, जो कि ब्रह्मचर्य जोड़े थे महावीर ने, है ना। ये ध्यान में रखना, जैनिज्म के बारे में है। आगे चलते हैं हम लोग। पहला लोकपाल आपका विधेयक 1968 में आया था। पहला 1972 में पहला लोकपाल गठित हुआ 1972 में महाराष्ट्र में, पिनाकी चंद्र घोष। और 1968 में पहली बार लोकपाल बिल पास किया गया, मतलब पेश किया गया, ठीक है, सॉरी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही लौटाया था, इस बात को ध्यान रखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बहुत पूरी तरह से सब मतलब इसको सब लोगों ने रिजेक्ट किया, और इसके कारण ही हुआ था। अब हम लोग चलेंगे आगे का जो सवाल हमारा है, वो सवाल है सकर खेड़ा का युद्ध। देखिए, खेड़ा में 3 युद्ध लड़ा गया। पहला ध्यान रखिएगा, मैं जो लिख रहा हूं, ठीक है। खाली खेड़ा पूछे, पाल खेड़ा, सकर खेड़ा पूछे, अरे यार, सकर खेड़ा पूछे, पाल खेड़ा पूछे। देखिए भाई, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है? खेड़ा का युद्ध पूछेगा तो ये साहू जो शिवाजी के पोता थे और ताराबाई के बीच में लड़ा गया, बाद में साहू की जीत हुई। ये सकर खेड़ा निजाम के बीच में लड़ा गया और मुबारिज खान, दक्कन के सुल्तान, मुबारिज, दक्कन के सुल्तान थे मुबारिज खान, है ना। और ये पाल खेड़ा जो युद्ध है, ये निजाम ही लड़ा, किसके साथ लड़ा? मराठा के साथ। तो ये तीनों अगर आएगा ना, तो आप लोग को आंसर देना है। ये तीनों सवाल पूछे, पाल खेड़ा पूछे, सकर खेड़ा पूछ दे। अब इसमें देखो, इसमें मराठा में बाजीराव फर्स्ट है, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट है। ओके, मैं लिख देता हूँ, सबको छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो ये देखिए, एक तो 11, ये तो 1724 में हुआ, है ना, 1707 में हुआ, जब औरंगजेब के से छूटा ना साहू, तो ये ताराबाई के खिलाफ लड़ा 1707 में। सकर खेड़ा 1724 में हुआ। अब पाल खेड़ा की बात करेंगे तो 1728 में हुआ, ठीक है। ये 3 युद्ध आप ध्यान में रखिएगा। सकर खेड़ा, पाल खेड़ा पूछ दे तो आंसर दे देगा, ठीक, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक आपके सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। हाँ, ये कह रहा है कि जो मानव तस्करी, देखिए आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, बीबी बाल श्रम, बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपका फैक्ट्री में समय काम करने को लेके। 24 में आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने का है। 26 में किसी भी धर्म को आप प्रबंधन कर सकते हैं, आर्टिकल 26 कहता है ना। सारे आर्टिकल्स याद करवा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। इब्न तुता मोरक्को का था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय साथ में आया था, रेला किताब लिखा, तीनों सही है ना। अलबरूनी पूछा था मोहम्मद गजनी के समय। हाँ, ये देखिए चुनाव के लिए दोनों, दिनेश गोस्वामी कमेटी, देखिए सारे कमेटी चुनाव सुधार कमेटी है। इंग्लिश लिखा, डरना नहीं, हिंदी में तारकुंडे, जयप्रकाश नारायण कमेटी, गोस्वामी कमेटी, बोरा कमेटी, इंद्रजीत कमेटी, लॉ कमीशन रिपोर्ट, मतलब जो आपके कानून आयोग का जो रिपोर्ट आया था 1999 में, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो आया था, जीवन रेड्डी, ये सब पूछ देगा। दूसरा प्रशासनिक सुधार किसके लिए था? चुनाव के लिए, है ना। तारकुंडे कमेटी, जयप्रकाश कमेटी, बोहरा, इंद्रजीत, है ना, दिनेश गोस्वामी, सब आपके चुनावी सुधार को लेके, है ना। इंडियन ओपिनियन के लेखक महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी या एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस सेशन के आपके रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना, सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1905 में, है ना। उसके बाद इस देखिए, मैं
जो लिख रहा हूँ थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोगों को लिखना है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको राइट डाउन करना है, ठीक है, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना। ओके, और भी चीज़ें इन्होंने क्या बोलते हैं आपका जो क्या है, हाँ, इनके द्वारा बुक लिखा गया, उस बुक का नाम मैं बता दूं आपको। हाँ, इनके द्वारा एक किताब भी लिखा गया है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वो बुक का नाम है हितवादा, हितवादा है, ठीक है, हितवादा नाम है, ध्यान रखिए, हितवादा है ना। इनको महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, महात्मा गांधी, ये सब ध्यान में रखना है। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी चीजें जैसे कि हाँ भी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया, इनको उपाधि मिला था नाइटहुड का, मना कर दिया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा तो एक पोस्ट आएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, उसके लिए एक इंडिया काउंसिल की स्थापना किया भारत में, उसके सदस्य बनने से उन्होंने मना कर दिया। तो राज्य सचिव के सदस्य बनने से इन्होंने इनकार किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका जेनेवा में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आपके ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स लॉन्च किया था। अभी इंडिया का रैंक 40 है, इंडिया का रैंक 40 है ना, इंडिया का रैंक 40 है, ध्यान में रखना इस चीज़ को भाई। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं हिमालयन ओडिसी इन्होंने लिखा है, कारगिल का त्यागी जी हैं, वन नटवर सिंह ग्लोरियस, ये सब सही हो जाएगा, ये कोई बहुत चीज़। सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुआ था, है ना, अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुआ था, गोरखा के बीच में हुआ था, ध्यान रखें, गोरखा के बीच में हुआ था। सुगौली की संधि 1814 से लेकर 1816 तक के चला था। नेपाल और एंग्लो नेपाली बार 16 में संधि हुआ, सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक चीज और लिख रहे, गुरु गजराज सिंह साइन किए थे, गुरु गजराज सिंह, गुरु गजराज सिंह इस संधि को साइन किए थे, गुरु गजराज सिंह इस संधि को साइन किए थे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ओवरी होगा, यूटेरस होगा, लेकिन स्पर्म डक्ट मेल का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे डिटेल जाना वहाँ पे मैं डिटेल जाऊँगा। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के द्वारा, है ना, ओस्ट्रोजन ओवरी के द्वारा। ये देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, और ये ग्रोथ हार्मोन को रिप्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। महाजनपद की राजधानी मत्स्य, महाजनपद की राजधानी आपका विराटनगर, सब राजधानी देखिए, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल कुशिनारा, काशी वाराणसी, मगध पाटलिपुत्र, अंगा चंपा, ब्रिज वैशाली, सुरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैन, चेदी, सुगंध। मात्र साउथ इंडिया के कहे हसमक, पोटली राजधानी, हस्तिनापुर, कुरु, गंधा, तक्षशिला, कंबोज, रायपुर, सब याद रखना है। सारा राजधानी पूछता है भाई तो याद रखना है ना, ओके। आपको आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, बिजली उत्पन्न करने की गर्म झरनों का, अच्छा स्ट्रीम जो आपके हॉट वाटर स्ट्रीम होते हैं, उससे जो बिजली उत्पन्न करते हैं उसको जियोथर्मल एनर्जी, क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ, कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में सही, श्रावस्ती प्रोजेक्ट आपका कर्नाटक में, बाली मेला प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, सबरागिरी प्रोजेक्ट आपका गुजरात में नहीं है, ठीक है। सबरागिरी प्रोजेक्ट जो आपका गुजरात में नहीं है तो कहाँ पे है भाई, केरला में है, ठीक है, केरला में, नाम ही ऐसा लग रहा है, केरला में, ओके, ठीक है। ठीक है, बालीमाला प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, अभी जायका बाली मैंने बताया गोदावरी नदी तट पे है। तो हाँ, तो और भी सवाल है। हाँ, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध परिषद, देखिए अब जाहिर सी बात है, पहला बौद्ध परिषद जब उनका डेथ हुआ अजातशत्रु, याद कैसे रखना देखिएगा, है ना, मैं याद कराता हूँ। राजगीर में हुआ, अजातशत्रु थे, महाकश्यप अध्यक्ष बने। पहले मैं प्लेस लिख रहा हूँ, राम, है ना, राम, ठीक है, राम। उसके बाद देखना है क्या लिखना, फिर देखिए, फिर वैशाली में, देखिए फिर पहला राजगीर में हुआ, फिर सेकंड वाला कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ, ठीक है। वैशाली कौन थे आपके, कालासो और सवाका में वीकेश, राम, वीकेश, फिर पाम, फिर पाम, पाटलिपुत्रा हुआ, अशोक और मोगलीपुत्र तीसरे, और चौथा के भी, कनिष्क के समय में, कुंडलवन में, कनिष्क के समय में, और वसुमित्र। तो ये ध्यान रखना है आपके चारों जो आपके हुए उसको, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए SO2 नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब ग्लोबल हीट करने के लिए SO2 नहीं होता, CO2 वाटर वेपर, N2O सबसे ज़्यादा वाटर वेपर जो ग्रीन हाउस गैस की सबसे ज़्यादा अगर है वो तो वाटर वेपर,
सबसे ज़्यादा पोर्शन है ग्रीन हाउस गैस का, तो वह है वाटर वेपर, सबसे खतरनाक CO2 है, ध्यान रखिएगा। ओके, पृथ्वी के अनुमान आयु लगभग 4.5 बिलियन ईयर है। एब्सोल्यूट हीरा का जो आपका अपवर्तनांक है 2.42 है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड ही कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सही बात है। कैपिटल रिसीट, जितना रिसीट ऑफ पेमेंट हुआ, ये दोनों का ही कहलाता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन कहलाता है। जितना भी एक देश के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स है ना, बाहर के देशों के साथ, अंदर वाला ट्रांजेक्शन नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाहर ट्रांजेक्शन, बाहर से यहाँ, तो वो ट्रांजेक्शन इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, ध्यान रखिए, घर के अंदर वाला नहीं। ओके, तो लास्ट सवाल था। तो आई थिंक अच्छे तरीके से आपको मैंने ये चीज़ कवर करवाया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम उसी तरह के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन को शेयर करिएगा अगर अच्छा लगता हो तो, तब मिलेंगे बाद में। चलिए।